जब भी रिटायरमेंट की बात आती है, जब भी फाइनेंशियल गोल आप तय कर रहे होते हैं, उसमें रिटायरमेंट अक्सर आपका आखिरी फाइनेंशियल लक्ष्य होता है, क्योंकि हम सबकी मानसिकता ऐसी होती है कि जिंदगी की जितनी भी आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर का लोन चुका देना, बच्चों की शादी कर देना, उसके बाद आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं या लगता है कि अच्छा, रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के बारे में भी अब सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है कि अगर आप रिटायरमेंट को अपना आखिरी गोल रखते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं? क्या इस मानसिकता में बदलाव आ रहा है? भारतीय जो है, जब भी रिटायरमेंट की बात आती है तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्यों खरीदना चाहते हैं? क्यों म्यूचुअल फंड में अब भी रिटायरमेंट को लेकर निवेश में थोड़ी सी कमी है? एक खास सर्वे किया है पीजीएम म्यूचुअल फंड ने, और इसी सर्वे की बारीकियों और रिटायरमेंट को लेकर आपके लिए सही रणनीति क्या है, इस पर हमने विस्तार से बात की है अजीत मेनन, सीईओ पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड से। आइए इसी बातचीत को सुनते हैं। अजीत मेनन, सीईओ पीजीआईएम म्यूचुअल फंड, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और मेरे ख्याल से रिटायरमेंट को लेकर कुछ नई फाइंडिंग्स आई हैं। लगातार आप इस तरह के सर्वेस करते रहते हैं और हम सब जानते हैं रिटायरमेंट अगर एक फाइनेंशियल गोल के तहत देखा जाए तो कितना अहम होता है। हालांकि लोगों में इस लक्ष्य को तय करने को लेकर जो जागरूकता है, जो समझ है, वो अक्सर 40-45 के बाद आती है, जब उनको लगता है कि जिंदगी की सारी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। जो आपने ताजा सर्वे किया है, मुझे उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ नई तरह की फाइंडिंग्स, शुरुआत उसी से करना चाहती हूं। सुना है कि लोगों में आपके सर्वे के मुताबिक रिटायरमेंट को लेकर जागरूकता थोड़ी ज्यादा आ गई है। जी कविता, थैंक यू वेरी मच। ये जो सर्वे हमने पीजीएम इंडिया ने किया हुआ है एनआईक्यू, नीलसन एनआईक्यू के साथ, जो ग्लोबल लीडर्स है रिसर्च में, हमें एक ऐसा मौका मिला कि हमारा जो पहले सर्वे था वो 2020 में हमने पब्लिश किया, और उसके बाद पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट हुआ उसको हम मेजर करने के लिए जो नया सर्वे है उसमें काफी सारे ऐसे इंसाइट्स हमें मिले कि क्या चेंजेस हैं एटीट्यूडनल और बिहेवियरल लोगों में। और सबसे बड़ा इंसाइट ये है कविता कि शायद जो पैंडेमिक, जो कोविड का इम्पैक्ट रहा लोगों पर, थोड़ी सी जागरूकता कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए ये अवेयरनेस बिल्कुल दिख रहा है कि इट हैज इंक्रीज्ड। हमारे पहले सर्वे में अबाउट 49% पीपल, लोगों ने कहा कि हम रिटायरमेंट के लिए रेडी हैं, और इस सर्वे में जो हमने अभी पब्लिश किया हुआ है वहां पे 67% ऑफ पीपल आर नाउ सेइंग कि वो रिटायरमेंट के लिए रेडी हैं। और हमें बिल्कुल ये लग रहा है कि ये पैंडेमिक का इम्पैक्ट है, जहां पर अवेयरनेस ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो होता है, उस अवेयरनेस को लेकर के लोगों की जो एक्शन प्लानिंग है, उसके वजह से शायद रिटायरमेंट हैज नाउ इंक्रीज्ड एज अ प्रायोरिटी फॉर पीपल। अजीत सर, ये मुझे बताइए, आपने कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। इसके पीछे अहम ट्रिगर्स आपको क्या लगते होंगे? ऐसा क्या आपको लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है, लोग देख रहे हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर हम सब जानते हैं, देखिए कोविड के बाद से लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा बढ़ी है, भले ही आप सोशल मीडिया के जरिए कहिए या आपके और हमारे एफर्ट्स के जरिए कहिए, लेकिन लोगों में ये समझ आ गया है लोगों को कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। और उसमें भी आमतौर पर तो लोग अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनको अगर घर खरीदना है, बच्चों की शादी, इसके लिए रकम जुटाने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट लक्ष्य है आपके जिंदगी के। उसके अलावा रिटायरमेंट को लेकर उत्सुकता जो इतनी बढ़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं अजीत सर, आप भी मेरे ख्याल से इस बात को समझेंगे और इत्तेफाक रखेंगे कि रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर भी हम बदलाव देख रहे हैं। वो मेरे ख्याल से जो एक माइंडसेट था कि अच्छा 60 तक हमें रिटायर होना है और उसके बाद हमारी जिंदगी शुरू होगी, अब अर्ली रिटायरमेंट का समय आ गया है। एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव है हमारे देश में, जहां पर लोग जो हैं 40 तक ही काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उसके बाद उन्हें खुद को, जिसको वो कहते हैं कि कॉलिंग ऑफ अ लाइफ, अ सेकंड इनिंग्स, ठीक है, तो अर्ली रिटायरमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है। तो जिस रिटायरमेंट की बात आप कर रहे हैं, उसके पीछे, उसकी समझ के पीछे क्या ट्रिगर्स आपको आते हुए दिखाई देते? कविता, एक बहुत बड़ा जो ट्रिगर है जो हमें रिसर्च में दिख रहा है कि
पैसे के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, फाइनेंशियल प्लानिंग के मामले में जो लोगों की प्रायोरिटीज है, जैसे कि आपने कहा कि बच्चों को लेकर के उनकी पढ़ाई, उनकी शादी या घर, गाड़ी, ये जितने सारे फाइनेंशियल गोल्स थे, रिटायरमेंट थोड़ा सा प्रायोरिटी में कम ही रहता था। लेकिन पैंडेमिक की वजह से हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर के लोगों में और काफी सारा एक एस्पिरेशन है कि मैं फैमिली ऑब्लिगेशंस तो मीट करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरे लिए क्या, मैं भी कोई हूं और मेरे जो एस्पिरेशंस है ये भी मैं फुलफिल करना चाह रहा हूं। तो मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जो एक इंसाइट हमें इस रिसर्च से मिल रहा है वो ये कि लोगों में एक सेल्फ आइडेंटिटी की भी बात निकल के आ रहा है अब। और आपने जैसे कहा कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि मैं रिटायर भी करूंगा तो सेकेंड इनिंग्स में मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं अपना बिजनेस चलाऊं या मैं अपना कुछ करूं, ये एक फैक्टर बिल्कुल है लोगों में कि एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम प्राइमरी सोर्स को रोक करके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी मेरा कुछ रहे, ये बात बहुत बढ़ के आ रही है। अजीत सर, अगला सवाल मेरा यह है कि रिटायरमेंट को लेकर जागरूकता सबसे ज्यादा आपको किस एज ग्रुप में इस सर्वे के तहत आती हुई दिखाई दे रही है? क्या हम यहाँ पर जेन कर रहे हैं या हम उस तबके की बात कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से 50 या उससे ज्यादा उम्र के हो गए हैं? कुछ आपके सैंपल सर्वे में जिन लोगों से आपने बात की है, जिस तरह के लोगों से बात की है, उनके बारे में कुछ बताएं। तो इस सर्वे में जो हमने 3000 करीब लोगों के साथ जो ये रिसर्च किया, मेट्रोज में, मिनी मेट्रोज में, टियर 1 में, और जो ये 67% लोग हैं जो कहते हैं कि हम रिटायरमेंट के लिए रेडी हैं, इन 67% लोगों में सिर्फ करीब करीब 30% लोगों ने ये कहा है कि मैं रिटायरमेंट प्लान, मेरे पास लिखित में रिटायरमेंट प्लान है। और जब ये रेडीनेस हम देखते हैं कि लोगों ने अपना रिटायरमेंट प्लान बकायदा बनाया हुआ है एज अ फाइनेंशियल प्लान, इसमें एक्चुअली फीमेल्स की तादाद जो है मेल से ज्यादा है। एज ग्रुप को लेकर के 40 प्लस के एज ग्रुप में तादाद जो है ज्यादा है कंपेयर टू मिलेनियल्स। और अगर ज्योग्राफी के हिसाब से कहा जाए तो मेट्रो और टियर 1 सिटीज में ये जो अवेयरनेस है ये कंपेयर टू टियर 2 सिटीज या टियर 1 या टियर 2 सिटीज से ज्यादा है। अजीत सर, जब भी रिटायरमेंट की बात आती है और जिस तरह से हम पारंपरिक निवेश विकल्प समझते हैं कि लोग कंफर्टेबल हैं, फिक्स डिपॉजिट हो गया, रियल एस्टेट, सोना, मेरे ख्याल से इस तरह के निवेश विकल्पों को लेकर लोगों का थोड़ा सा भरोसा ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है हमारे देश में। हम अभी भी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन को लेकर मामला आगे बढ़ा है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा है जहां तक हम सब चाहते हैं। मुझे ये जानना है कि आपके सर्वे के मुताबिक रिटायरमेंट को लेकर सबसे भरोसेमंद निवेश का विकल्प कौन सा सामने आता हुआ देखा गया है? तो इस सर्वे में अगर हम जो सारे रेस्पोंडेंट्स हैं, 50% से ज्यादा लोग कहते हैं कि हम फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, एन्युइटीज और गोल्ड, ये 3 जो है आज भी इंडियंस में अगर रिटायरमेंट के प्लानिंग को लेकर के कहा जाए तो 50% से ज्यादा लोग कहते हैं कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। 20 to 50% के रेस्पॉन्सेस में पोस्टल स्कीम्स जो हैं वो स्कीम्स भी इंपॉर्टेंट है। और पहली बार इस सर्वे में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स जो 20% से कम थी, 15% करीब थी पिछले सर्वे में, वो भी अब 20% के ऊपर करीब करीब 23% लोगों ने कहा कि हम म्यूचुअल फंड्स को यूटिलाइज करते हैं रिटायरमेंट के लिए। जो लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के लिए रेडी है, उनमें भी वो तादाद में है कि लोग की म्यूचुअल फंड्स जो अडॉप्ट करते हैं वो ज्यादा है, अराउंड 24% कंपेयर टू जो वो लोग जो रिटायरमेंट के लिए रेडी नहीं है, वो कहते हैं। तो इस हिसाब से आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, एन्युइटीज, गोल्ड और पोस्टल सेविंग्स यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन म्यूचुअल फंड्स उभरते हुए और आगे आते हुए बिल्कुल रहा है। मुझे आपसे अब ये समझना है कि एज एन एएमसी वैसे तो तमाम तरह के जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, सभी तरह के गोल ओरिएंटेड सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स लोगों को अभी ऑफर करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अगर आप सही तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तो तमाम तरह के निवेश विकल्प हैं, देखिए, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। जरूरत है कि आपको सही समय पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करनी है और सही समय पर अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है, अपना रिस्क प्रोफाइल समझना है और जिस भी निवेश के विकल्प में आप पैसे लगाना चाहते हैं उसके बारे में आपको
समझना है ताकि आपको पता चले कि ये आपके लिए सही है या नहीं है। लेकिन जब भी रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य की बात आती है, यहां पर मैं चाहती हूं कि आप दर्शकों को थोड़ा सा कंपाउंडिंग का भी एक फायदा समझाएं, क्योंकि अगर आप इसको अपना पहला लक्ष्य समझते हैं और अपनी पहली सैलरी से भले ही आपको अर्ली रिटायरमेंट करनी हो, क्योंकि वो जेनजी या मिलेनियल्स में अजीत सर आप भी मानेंगे बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग जो हैं अभी करियर ओरिएंटेड तो है, लेकिन एक ही तरह के करियर में नहीं रहना चाहते हैं, अलग अलग तरह की काम करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। एक जमाना था, आप भी मानते हैं, जहां पर लोग सालों साल एक ही नौकरी में रहा करते थे, अब ऐसा नहीं होता है। लोग 3-4 गिग्स करते हैं और पैसे कमाते हैं। इस तरह के लोगों के लिए मुझे आप बताएं कि रिटायरमेंट जिस भी तरह का हो, 60 में रिटायर होना हो, 40 में रिटायर होना हो, रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी इनकम जनरेशन रुक जाएगी, इनकम जनरेशन आपको करनी है, लेकिन रणनीति क्या हो, स्ट्रैटेजी क्या हो। तो कविता, इस मामले में आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। जो मिलेनियल्स हैं, जेनजी हैं, उनमें अवेयरनेस बहुत है, सोशल मीडिया कह लीजिए, और काफी अवेयरनेस उसकी वजह से भी बढ़ रहा है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं, काफी सारा इंफॉर्मेशन है, और मैं ये मानता हूं कि अगर आप एक सैलरी पोजीशन में हैं जहां पे आपका पीएफ वगैरह कट अगर रहा है, तो व्हेन यू आर यंग, अगर हम उनको कहें कि ऑफ कोर्स कंपाउंडिंग का इंपैक्ट तो है कि आप जितनी जल्दी शुरू करें तो आपका कंपाउंडिंग इंपैक्ट उतना ही पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये शायद उतना प्रैक्टिकल नहीं है जहां पे यंगस्टर्स एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा स्टाइल में अपनी एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं लाइफ के लिए। और हमारे सर्वे में ये देखा गया है कि जो लोग रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 33 या 33 इयर्स के एज के करीब शुरू करते हैं, और अगर उन्होंने नहीं शुरू किया तो वो प्लान करते हैं कि वो 45 या 50 के उम्र के आसपास फिर से शुरू करेंगे कि वो रिटायरमेंट के लिए प्लान करें अपना फाइनेंसेस। हमारा ये एक स्ट्रैटेजी ये होगा कि आपने जैसा कहा कि काम तो रोकना नहीं है। हमने देखा कि इस सर्वे में जितने लोग कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट के लिए रेडी हूं, तो उनके 36% उन लोगों में एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं है। वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अपना इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है या कोई और ऐसा स्किल हो सकता है जिससे वो कुछ कमा ले। एज अ स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल में एक प्रैक्टिकल चैलेंज ये है कविता की लॉन्जेविटी, कि आप शायद 90 या 100 साल तक जियोगे, ये ज्यादा आ रहा है ग्लोबली, ना कि सिर्फ इंडिया में। ग्लोबली लिविंग लॉन्गर इज डेफिनेटली अ चैलेंज। तो इस चैलेंज को लेकर के हम 40 या 50 में अगर हम रिटायर करना चाहे और बिल्कुल ही काम ना करें, ये स्ट्रैटेजी तो नहीं बन सकता। आपने जैसे कहा कमाते रहना है, लेकिन ऐसा कुछ करना है जिसमें हमें खुशी हो और हम उससे कुछ हमारे फाइनेंसेस को सप्लीमेंट करता रहे। तो स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट यही होगा कि आप एक कोई भी उम्र में सिर्फ एक स्किल से जो इनकम है वो एज अ स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, और आपको ये सोचना है कोई भी एज हो आपका कि आपका ऐसे कितने स्किल्स हैं, सेकेंडरी स्किल या टर्शियरी स्किल्स हो सकते हैं जिससे आप कमा सकते हैं। पैंडेमिक में काफी लोगों ने अपने छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए, वेदर इट वाज कुकिंग और वेदर इट वाज केटरिंग और वेदर इट वाज सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स। सो दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज रिटायरमेंट में इज दैट यू विल प्रोबेबली लिव लॉन्गर देन यू एक्सपेक्ट। तो कोई भी पर्पस के बारे में कहा जाए तो एक तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो लेना ही है, जितना जल्दी शुरू करे वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में यह है कि आप मेंटली और फिजिकली इन्वॉल्व रहे टिल द एंड ऑफ लाइफ, एंड थ्रू एनी वर्क, कोई भी ऐसा काम जो आपका स्किल हो जिससे आप कुछ ना कुछ कमाते रह सकते हो और आपके इन्वेस्टमेंट्स को आप सप्लीमेंट करते रह सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कविता। तो अजीत सर, आपने तो उन सभी लोगों का दिल तोड़ दिया जो कि #YOLO नाम से सोशल मीडिया पर टैग्स डालते हैं। यू ओनली लिव वंस। तो मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रही हूँ, कमा भी रही हूँ, लेकिन मैं अपने पैसों को आज क्यों नहीं एंजॉय करूं? वो कैसे करूं फिर? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एंजॉय भी करना है वो, फिर तो आप ये तो नहीं सोच सकते कि मैं एक ऐसा दिन आएगा जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे पैसे की बिल्कुल ही जरूरत नहीं रहेगी और मैं जो चाहूं कर सकता हूं या कर सकती हूं। मेरे ख्याल में मेरा
ये स्ट्रैटेजी का कहने का मतलब ये है कि आप एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो भी आपका स्किल है वो तो है ही, और आप शायद रिटायर करना चाहोगे उस प्राइमरी स्किल से, लेकिन आपके पास ऐसे सेकेंडरी स्किल्स भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, हॉबीज होनी चाहिए जो आप मोनेटाइज कर सके, जिसमें आपका अगर आप काम कर रहे हो तो यू डू नॉट फील स्ट्रेस्ड of that job. You're not working for somebody, you're working for yourself, but you don't feel stressed. और PGIM इंडिया ने कविता हम अभी पब्लिश नहीं किए हैं, लेकिन वी हैव कलेक्टेड अबाउट 50 डिफरेंट जॉब्स दैट यू कैन डू, 50 डिफरेंट गिग्स दैट यू कैन डू, वेयर कैन यू लर्न इट फ्रॉम, हाउ मच विल इट कॉस्ट, और कितना आप कमा सकते हो, इंटरव्यूज विद पीपल हु हैव डन इट, एंड दीज आर पीपल हु हैव मोनेटाइज्ड हॉबीज। किसी को पेट्स अच्छे लगते हैं तो पेट ग्रूमिंग का सर्विस शुरू किया, किसी को योगा अच्छा लगता है, योगा इंस्ट्रक्टर बन गए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हॉबीज हैं जो आप मोनेटाइज कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट हैं जो आप मोनेटाइज कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप बिल्कुल रिटायर करें, लेकिन आप कमाने से मत रुकिए, आप लेकिन कमाने के लिए आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, हॉबीज है, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कीजिए। दैट इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, especially when you are going to be ending up living longer, so that you're fully occupied, both mentally and physically. तो इसी के साथ अजीत सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय मुझे दिया और इतने इत्मीनान से दर्शकों से बात की और उनका मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। Thank you, Kavita. Thank you.